Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the newspaper analysis for 7 to 13 January 2022. तो ये हमारा थोड़े दिन का न्यूज़पेपर एनालिसिस है। आज थोड़ी न्यूज़ अच्छी हो गई थी इसलिए मैंने एक ही जगह कॉम्बाइन। अब हमारा यही हो गया है क्योंकि डेली न्यूज़ कुछ बन नहीं पा रही है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 4-4 5-5 दिन की न्यूज़ देख रहे हैं। तो अपनी पहली न्यूज़, नॉट हेयर टू एडमिनिस्टर मुल्ला परिया डैम सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या बात है, मुल्ला परिया डैम पे आपने देखा होगा हर बार कुछ ना कुछ आता रहता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता रहता है क्या? तो याद रखेंगे मुल्ला परिया डैम जो है वो एक डैम बनाया गया है, किस किस बीच के गवर्नमेंट का है, तो तमिलनाडु और केरला गवर्नमेंट, ये दो गवर्नमेंट है जिनके बीच में टसल रहती है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है। दूसरा ये 1 to 3 ईयर्स ऐसे आप लिख सकते हैं 123 साल हो चुके हैं इसको बने हुए, तो 1 to 3 ईयर ये डैम पुराना है। ये दो रिवर के ऊपर है, जैसे नाम इन दोनों रिवर का लिखा हुआ है, तो मुल्लर रिवर बोल सकते हैं, पेरियार रिवर, इन दोनों को मिलकर ये बनता है। ये जो मुल्लियर है ये ट्रिब्यूटरी है पेरियार रिवर की, आपको एक चीज याद होनी चाहिए। तो दोनों में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने क्या करा था, अंग्रेजों ने ये जो मुल्ला परिया डैम है इसकी लीज 999 ईयर्स के लिए, 999 साल के लिए लीज जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट को दे दी थी कि आप ही तमिलनाडु गवर्नमेंट इसका मेंटेनेंस करेगी, इसका ऑपरेशन सब ये करेगी। लेकिन जो पेरियर रिवर है वो तो केरला की रिवर है ना, तो पेरियर अब केरला वाले बोल रहे हैं कि इतने साल के लीज पे दे दिया हमें पूरा पानी, तमिलनाडु वाले गवर्नमेंट देते भी नहीं है, तो इसलिए इनके बीच में हमेशा टसल चलती रहती है। आपको जो याद रखना है, बस ये याद रखना है किस किस गवर्नमेंट के बीच का मामला है, तो तमिलनाडु और केरला। कौन कौन सी रिवर है, तो मुल्लर रिवर, पेरियार रिवर। इधर पेरियार रिवर के पास से ही पेरियार टाइगर रिजर्व भी है, पेरियार टाइगर रिजर्व, आप उसे भी याद रख सकते हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व भी यहाँ से पास होता है, आपको याद रखना है। अच्छा, आप ये और मेरे को बताइएगा, जो पेरियार रिवर है उसका सोर्स क्या है? सोर्स जैसे वेस्टर्न घाट्स में है, वेस्टर्न घाट्स में किस हिल से निकलती है? आज का सवाल यही है कि पेरियार रिवर जो है किस हिल से निकलती है, आपको उस हिल का नाम बताना है। बहुत बार क्या होता है, अगर आप यूपीएससी का पेपर ध्यान से देखेंगे तो ट्रिब्यूटरीज बहुत पूछता है। जैसे एक पेरियार रिवर की ट्रिब्यूटरीज का नाम है भारत पूजा करके है, भारत पूजा करके कुछ है, पूजा है या पूजा है मेरे को उतना नहीं, लेकिन भारत है स्टार्टिंग में, भारत पूजा ही करके बोलते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ी है तो जितनी भी उसमें ट्रिब्यूटरीज हैं प्लीज याद कर लीजिएगा, ट्रिब्यूटरी से एक सवाल पक्का रहता है यूपीएससी में, इसलिए मैंने ये न्यूज को डाला है। तो प्लीज याद करिए सारी ट्रिब्यूटरी। आज का सवाल है कि पेरियार रिवर जो है उसका सोर्स क्या है, किस हिल से निकलती है? जो हिल का नाम है एस से शुरू है, मैं इतनी भी हिंट दे देता हूं, आगे चलते हैं। पेटा थल्लुल हेल्ड एट इरोमली। तो ये क्या है पेटा थल्लुल, आपको याद रखना है ये एक डांस है, आपको याद रखना है कहाँ का डांस है, तो केरला का डांस है। केरला में कहाँ का डांस है, जो साबरीमाला टेम्पल है, आपको याद होना चाहिए ना, साबरीमाला टेम्पल पे इतना जो बवाल हो गया था पहले, तो याद रखेंगे साबरीमाला टेम्पल के अंदर ये डांस होता है, ऐसे लोग डांस करते हैं। बस आपको याद रखना है पेटा थुलुल क्या चीज है, तो पेटा थुलुल एक डांस फेस्टिवल है, यहाँ पे लिखा भी है रिचुअलिस्टिक सेक्रेट डांस मेकिंग द लास्ट लेग ऑफ द एनुअल साबरीमाला पिलग्रिमेज सीजन। तो ये लास्ट इवेंट होता है साबरीमाला टेम्पल का। साबरीमाला टेम्पल पे किस भगवान की पूजा की जाती है, तो गॉड लॉर्ड लॉर्ड अयप्पा, अय्यप्पन बोलते हैं, अय्यप्पा बोल देते हैं, अय्यप्पन हम भी बोल सकते हैं, तो इनकी पूजा की जाती है। तो आपको बस याद रखना है, इस वर्ड को याद रख लीजिए। यूपीएससी ऐसे ही वर्ड्स पूछती है कि पेटा थलुल क्या चीज है, रिसेंटली पेटा थलुल इज इन न्यूज, तो आपको पता होना चाहिए एक डांस फेस्टिवल है केरला का, किससे रिलेटेड है, तो साबरीमाला टेम्पल से रिलेटेड है। बस वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ऐसे नाम यूपीएससी जानबूझ के पूछती है, तो इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। Straws in the wind, the support of defection of the party in उत्तर प्रदेश would worry the बीजेपी। अभी जो न्यूज है मेनली जो लिखी गई है वो यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें यूपी इलेक्शन में क्या हुआ कि बहुत सारे जो मिनिस्टर हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट के, टूट टूट के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, तो यही बात हुई है, इसलिए ये न्यूज जो है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या है कि मतलब जब भी एक मिनिस्टर या एमपी या एमएलए दूसरी पार्टी में जाता है तो क्या क्या नियम है, अगर वो उन नियमों को नहीं मानता तो उसको रेजिग्नेशन मतलब उसको निकाला भी जा सकता है एमपी या एमएलए की पोस्ट से, तो वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। एक बार यूपीएससी एंटी डिफेक्शन लॉ पे ये सवाल पूछ चुकी है कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो किसके टाइम पीरियड पे आया था। उसमें ऑप्शन थे महात्मा गांधी और क्या कहते हैं राजीव गांधी और इंदिरा गांधी और एक और ऑप्शन था। तो आप मेरे को बताएंगे कि एंटी डिफेक्शन, अब तो यहाँ तो चलो एंटी डिफेक्शन लॉ किसके टाइम पीरियड पे आया। यूपीएससी सिविल सर्विस का पेपर का ये 2019 का आई थिंक सवाल था प्रीलिम्स का, तो इसलिए मेरे को याद आ गया। एंटी डिफेक्शन लॉ, आपको एक तो ये अमेंडमेंट याद रखना है, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की वजह से हमने इसको ऐड करा है, क्योंकि क्या होता था इससे पहले कि कोई भी एमपी एमएलए कोई भी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता था किसी भी लालच से। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये जो ऐड हुआ है 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है, किस शेड्यूल में है, तो 10th शेड्यूल में, आपको ये याद रखना है। इसमें एक अमेंडमेंट भी हो चुका है, 91st अमेंडमेंट एक्ट चेंजेस द प्रोविजन ऑफ डिफेक्शन इन केस ऑफ स्प्लिट। पहले क्या होता था
कि अगर कोई पार्टी टूट रही है स्प्लिट, तो उसको एंटी डिफेक्शन में नहीं रखा जाता था, मतलब उसके एमपी एमएलओ को निकाला नहीं जाता था। लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया कि ये वाली जो कंडीशन है स्प्लिट की, इसको हम हटा देते हैं, और स्प्लिट की कंडीशन उन्होंने तोड़ की कंडीशन को हटा के मर्जर की कंडीशन को अपना लिया कि मर्जर करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपने स्प्लिट कर दी अपनी पार्टी तो हम आपको निकाल देंगे। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कैसे हो सकता है? अगर कोई मेंबर है किसी पॉलिटिकल पार्टी का और वो अपनी मेंबरशिप को छोड़ देता है, या वो पार्टी के डायरेक्शन मतलब जो जैसे पार्टी बोल रही है वैसे वो काम नहीं कर रहा है, तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। दूसरा, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, वो अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता, पॉलिटिकल पार्टी को, भाई तू इलेक्शन तूने इंडिपेंडेंट लगा रहा है और तू किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तीसरा, नॉमिनेटेड मेंबर। तीन तरह के मेंबर होते हैं ना। नॉमिनेटेड मेंबर के पास ये टाइम पीरियड होता है 6 महीने का, कि आपके इलेक्शन के 6 महीने तक आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। अगर 6 महीने के बाद आप ज्वाइन करेंगे तो आप भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसमें 2 एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद रखिएगा, वेरी वेरी एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई भी पार्टी के 2/3 मेंबर किसी और पार्टी में मर्ज करते हैं, स्प्लिट नहीं मर्ज करते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये वाली कंडीशन जो है 2/3 की 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई है। तो आपको याद रखना है 2/3 मेजोरिटी अगर मर्ज करती है, पहले ये जो स्प्लिट होता था ये 1/3 था, तो ये कंडीशन को हटा दिया है, स्प्लिट की अब कोई कंडीशन नहीं है। अब जो है वो मर्ज की कंडीशन है, कि अगर कोई भी मेंबर पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 अगर किसी पार्टी में मर्ज होते हैं 2/3 मेंबर्स, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। दूसरा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? लोकसभा में स्पीकर। जैसे स्पीकर क्या होता है? किसी पार्टी का ही होता है। वो क्या कर सकता है कि वो अपनी पार्टी को छोड़ सकता है, और जब वो स्पीकर की पोस्ट से रिजाइन हो जाएगा, जब स्पीकर की पोस्ट वो छोड़ देगा, तो अगेन वो दूसरी अपनी सेम पार्टी में जा सकता है। तो 2 एक्सेप्शन है, एक तो इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए एक्सेप्शन है, एक मर्जर के लिए एक्सेप्शन है। ठीक है, कौन डिसाइड करता है, ये भी सवाल बन जाता है अपने आप में। हु इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी, कि कौन डिसाइड करेगा कि मतलब हमें रिजेक्ट करना है कि अप्रूव करना है? तो याद रखेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा में कौन है? अपने स्पीकर। याद रखेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही डिसाइड करता है कि ये मेंबर डिस्क्वालीफाई, ये मेंबर क्वालिफाई है। ठीक है, ये पूरी कहानी थी एंटी डिफेक्शन लॉ की। अच्छा, ये जो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो मैं बता रहा हूं ना, इसमें और चीजें ऐड की गई हैं। एक सवाल इस पर बन चुका है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो कितने होने चाहिए, टोटल कितने होने चाहिए? तो 15% टोटल होने चाहिए। ये कंडीशन भी 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ही बोली गई है, कि टोटल मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होने चाहिए वो 15% होने चाहिए बस। ये भी 91st से ऐड हुई है। तो आपको 2 इसमें अमेंडमेंट याद रखना है, एक तो 52 याद रखना है, एक 91 याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सटेंडिंग जीएसटी कंपेंसेशन एज अ रिफॉर्म कैटलिस्ट। तो ये बहुत अच्छा एडिटोरियल था, एडिटोरियल एक छोटा सा निकला था। ये पूरा जीएसटी में क्या क्या दिक्कतें हैं, जीएसटी मतलब जो भी है, तो मैंने एक जगह हाईलाइट करके लिख दिया, आप समझ लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप इसका यूज सेकंड पेपर में डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में समझा हुआ रहेगा तो आप कहीं ना कहीं इस डेटा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या बात हो रही है, जैसे जीएसटी जब लेके आई थी सरकार 2015 में, तो उसने ये बोला था, क्योंकि स्टेट क्या करती थी पहले, जीएसटी से पहले स्टेट भी टैक्स कलेक्ट करती थी, सेंटर स्टेट भी कलेक्ट करती थी और सेंटर भी कलेक्ट करती थी। लेकिन जीएसटी आने के बाद क्या हुआ कि स्टेट के पास जो है वो टैक्स का तो बिल्कुल जरिया खत्म हो गया, केवल सेंटर के पास जीएसटी बनना था। तो सेंटर ने क्या बोला कि हम आपको 5 साल तक कंपेंसेशन देंगे, जितना भी आपके पास जीएसटी की कमी होगी उसका कंपेंसेशन सेंटर स्टेट को करेगा। जब जीएसटी आया था ऐसा बोला गया था। अब ये वाली जो कंडीशन है 5 साल वाली, क्योंकि 2017 में जीएसटी आ गया था, लागू हो गया था, तो ये कंडीशन जो है वो 2022 मतलब इस साल एक्सपायर हो रही है। तो अब जितने भी रिफॉर्मिस्ट हैं वो ये सब बोल रहे हैं कि इस कंडीशन को 5 साल जो हमने आपको कंपेंसेशन दिया है सेंटर ने, इसको अब आगे एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि इस साल तो देखिए 2-3 साल से कोरोना भी है, फिर स्टेट के पास इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है टैक्स कलेक्ट करने का, इसलिए आप इस कंडीशन को और एक्सटेंड कर दीजिए। मेन मुद्दा ये है, समझ में आ गया। अब हम यहाँ पढ़ते हैं क्या बोल रहा है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया वाज अ ग्रैंड एक्सपेरिमेंट इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि स्टेट और सेंटर जो है वो आपस में मिलजुल के काम करें, इसका मतलब होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इन विच बोथ द यूनियन एंड द स्टेट ज्वाइनिंग हैंड टू रैशनलाइज कास्केडिंग डोमेस्टिक टैक्सेस इन्वॉल्व। ये मेन बात वही लिख रही है, कुछ नहीं। दूसरा क्या लिख रहा है, कैलकुलेशन कैसे होती है, यूनियन गवर्नमेंट प्रॉमिस टू पे कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू इन द इवोल्यूशनरी फेज ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 साल के लिए बोली गई थी ये बात, मैंने आपको बता दी कि सेंटर जो है वो स्टेट को कंपेंसेशन करेगा 5 साल तक, जितना भी उसका रेवेन्यू का लॉस होगा। और इसमें जो बेस ईयर माना जाएगा, कि हम कोई किसी को तो बेस ईयर मानना पड़ेगा, जो बेस ईयर माना था 2015-16 माना था, याद रखेंगे ये चीज यहां पे लिख रही है। फिर ये बोला था इन द फर्स्ट 2 years ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड आर द मॉडेस्ट। जब
पहले स्टार्टिंग में 2017 से जब हमने कंपेंसेशन देना शुरू किया था सेंटर ने, तो बहुत अच्छा कंपेंसेशन दे रहे थे और ज्यादा कंपेंसेशन दे रहे थे। लेकिन जैसे ही कोरोना आया कंपेंसेशन बिल्कुल ही खत्म हो गया, यहां तक कि अब स्टेट सेंटर के पास भी पैसा नहीं बचा था। तो सेंटर ने क्या करा, सेंटर ने आरबीआई से, आपको पता है ना, स्पेशल विंडो के तहत पैसा उधार पे लिया था, बोरोइंग मनी फ्रॉम आरबीआई, ताकि हम कंपेंसेशन कर सकें। तो ऐसा हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, कोर इश्यूज क्या है? फर्स्ट, द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कुड नॉट बी फॉर्म्ड अप फॉर अ लॉन्ग ड्यू टू विच द इनिशियली प्लान रिटर्न कुड नॉट बी फाइल्ड, इनपुट टैक्स क्रेडिट, फेक इनवॉइसेस। तो क्या दिक्कत है? अभी कोर इशू ये है कि अभी हमारा जो टेक्नोलॉजी जो प्लेटफॉर्म है वो इतना अच्छा नहीं हुआ है 5 साल में। क्योंकि अभी आप देखेंगे ना कि कभी कभी जीएसटी की साइट काम नहीं करती, कभी जीएसटी पोर्टल में दिक्कत आ जाती है। दूसरा, फेक इनवॉइसेस बन जाते हैं। फेक इनवॉइस का मतलब क्या है कि आईटीसी क्लेम होता है, जीएसटी में होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि अगर आपने टैक्स भर दिया है तो जितना टैक्स आपने भर दिया है वो टैक्स मैं नहीं भरूंगा, मेरे को क्या होगा, आईटीसी रिटर्न हो जाता है। ये अब एक थोड़ा ये सीए या मतलब अकाउंट्स वाले बच्चे समझ जाएंगे, अब ये आप इतना नहीं समझ पाएंगे कि आईटीसी क्या होता है। आईटीसी की फुल फॉर्म होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जितना टैक्स मैंने, मतलब जो मैं मान के चलिए मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने एक मैं शर्ट बनाता हूं, तो शर्ट बनाने के लिए मैंने बहुत सारा कपड़ा खरीदा, तो इस कपड़े की जो बनाने वाली कंपनी है, कपड़ा तो मैंने किसी से खरीदा होगा ना, तो जो इस कपड़े को बनाती है कंपनी, उसने इस कपड़े पे तो जीएसटी पे करा होगा। तो जो इस कपड़े पे जो जीएसटी लगा है वो मुझे दोबारा पे नहीं करना है, वो जीएसटी मुझे रिटर्न हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये दिक्कत है। सेकंड, दिस इज द ओनली मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट। यही चीज मैं बता रहा हूं कि जीएसटी जो है वो ओनली मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, मतलब सबसे बड़ा जो सोर्स है रेवेन्यू का स्टेट के पास, वो जीएसटी ही है। और अगर जीएसटी उसको नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर, तो कैसे जो इसकी स्कीमें चल रही हैं, जो लाइव और लाइवलीहुड चल रहे हैं पीपल का, उनको कैसे देखभाल करेगा? दूसरा, ये 2-3 दिक्कत थी। नोटेबली ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कंजम्पशन। तीसरी क्या दिक्कत है कि मेनली 50% जो आइटम्स हैं वो जीएसटी के अंदर हमने रखे ही नहीं है, हमने उन्हें एग्जाम्प्ट कर रखा है। तो ऐसा क्यों कर रखा है भाई एग्जाम्प्ट? मान के चलिए आपने जो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं रख रखा है, इलेक्ट्रिक एल्कोहल को नहीं रख रखा है, और क्या कहते हैं जो पेट्रोल है उसको नहीं रख रखा है, डीजल को नहीं रख रखा है, तो इन लोगों को हमने एग्जाम्प्ट क्यों कर रखा है? इनको भी कभी ना कभी तो सूनर और लेटर हमें हमें इन्हें सबको वापस लाना पड़ेगा जीएसटी में। तीसरी क्या है भाई, हमने जो ये स्लैब्स बना रखी हैं कि 5% लगेगा, 12% लगेगा, 18% लगेगा, ये सब नहीं होनी चाहिए। और कहीं कहीं तो ये देखिए कि हमने सेस भी लगा रखा है, जो सोना जो हीरे जवाहर आते हैं उन पर हमने एडिशनल सेस भी लगा रखा है। तो मल्टीपल रेट से क्या हो रहा है, पूरा जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तो कॉम्प्लिकेट टैक्स स्ट्रक्चर बन गया है। तो आपको एक वर्ड ये भी याद रखना है कि इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है। ठीक है, तो यही सब लिखा हुआ है। तो यहां तक कि 15th फाइनेंस कमीशन ने भी ऐसा बोला है कि जो आप दे रहे हो कंपेंसेशन वो अच्छा है, फार टू जेनरस है, 5 साल के आप दे रहे हो, इसको आगे भी दो। दिस विल इंसेंटिवाइज देम टू अकम्प्लिश द रिफॉर्म इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इससे क्या होगा, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो स्टेट सेंटर जो मिलकर काम करते हैं, उसकी श्रद्धा बढ़ जाएगी या वो अच्छे से निखर के आएगा। तो ये टोटल जीएसटी के ऊपर छोटा सा एक एडिटोरियल था। आई होप मेरे को थोड़ा बहुत आपका क्लियर हुआ होगा पहले से। मैं ये नहीं कहता कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें मेनली इकोनॉमिक टर्म्स है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर मेरे को इकोनॉमी आपको पहले समझनी पड़ेगी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर कहीं कल कुछ आता है तो आप कुछ तो लिख पाएंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि आप इसको, वो डायरेक्ट आपसे जीएसटी पे एडिटोरियल या ऐसे नहीं लिखवाएगा, लेकिन आपके दिमाग में अगर जीएसटी से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आपका थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो जाएगा। एक सवाल इससे जो इंपॉर्टेंट पेपर 1 के लिए बनता है कि जीएसटी काउंसिल कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो है अरे मैं पहले ही बता देता हूँ सब कुछ, छोड़िए। अच्छा ये बता दीजिएगा जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल में है, आर्टिकल का नाम बताना है जीएसटी काउंसिल का। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया पासपोर्ट रैंक इंप्रूव टू 83 फ्रॉम 90। तो इंडिया की जो पासपोर्ट इंडेक्स है, रिपोर्ट कौन है, पासपोर्ट हेलनी पासपोर्ट इंडेक्स, याद रखेंगे कौन निकालता है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। उसमें पहले 90th रैंक थी, अब वो 83 हो चुकी है। तो आपको बस ये याद रखना है और इससे ज्यादा याद कुछ रखने की जरूरत नहीं है। जापान एंड सिंगापुर टॉप द इंडेक्स, बस आपको याद रखना है। सबसे अच्छा पासपोर्ट अगर बोले पावरफुल पासपोर्ट, तो जापान जो है वो टॉप में करा, इंडिया का जो है वो इंप्रूव हो गई है, 83 नंबर पे आ गया है। बस इतना याद रखना है और कुछ भी नहीं। कौन निकालता है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इंडिया की रैंक थोड़ी इंप्रूव हो गई। आगे चलते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट अलाउ जलीकट्टू इन स्पिट ऑफ सर्ज इन कोविड-19 केसेस। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया जलीकट्टू फेस्टिवल। ये एक बैल को मतलब पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये कहाँ का फेस्टिवल है, तो तमिलनाडु का फेस्टिवल है। अब देखिए, ये दो न्यूज़ मैंने क्यों डाली है, ये दोनों न्यूज़ आपस में एकदम अपोजिट है, एकदम
देखिए यहां तो तमिलनाडु गवर्नमेंट अलाउ कर रही है जल्लीकट्टू को, भले कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो भी अलाउ कर दिया, डबल वैक्सीन एंड कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट मस्ट जो भी है, तो यहां तो अलाउ कर दिया। यहां देखिए क्या ड्राफ्ट कर रहे हैं लोग कि जो एनिमल जो है वो सर्कस में यूज होते हैं उनको बैन कर दीजिए। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है कि यहाँ पे तो इन्होंने अलाउ कर दिया है कि भाई फेस्टिवल सब मनाओ, यहाँ पे जो क्रुएल्टी वाला एक्ट है वो इन्होंने मॉडिफाई भी कर दिया है कि क्रुएल्टी एक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसके प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल है, उसको मॉडिफाई कर दिया था और ये जल्लीकट्टू फेस्टिवल को अलाउ कर दिया था। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इनके साथ एथिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, सर्कस वाले अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो इनको बैन कर दो। तो दोनों आप देख रहे हो कैसे सरकार या मतलब पॉलिटिक्स। तो ये न्यूज का बस यही उद्देश्य था। एक तो मेन तो जल्लीकट्टू कहाँ का फेस्टिवल है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु का फेस्टिवल है। बस ये न्यूज तो मैंने बस आपको बता दी कि मतलब कुछ भी हो सकता है। अब मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे चलते हैं। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ज्वाइन बीजिंग बेस्ड एआईआईबी। तो याद रखेंगे फॉर्मर गवर्नर हैं, ये पहले गवर्नर रह चुके हैं, आपको इनका नाम तो सुना ही होगा, उर्जित पटेल। इनके नाम पे बहुत सारी कमिटीज भी हैं जो अब एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस चेयरमैन बनेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कौन वाइस चेयरमैन है, ये बनेंगे कितने साल के लिए बनेंगे, 3 ईयर्स के लिए बनेंगे। देखिए क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, मिस्टर पटेल विल सर्व अ 3 ईयर टर्म एज वन ऑफ द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक 5 प्रेसिडेंट, मतलब 5 वाइस प्रेसिडेंट में से एक ये होंगे जो 3 साल के लिए बनेंगे। इन्होंने रिजाइन कर दिया था आरबीआई गवर्नर से। एआईआईबी क्या है, एआईआईबी लॉन्च्ड इन बीजिंग इन 2015 हैज अप्रूव्ड मोर लोन। एआईआईबी बीजिंग का एक इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो ये लोन प्रोवाइड करती है। और इसका जो सवाल बनता है ये ऑलरेडी सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है रिगार्डिंग एआईआईबी। एआईआईबी में उन्होंने ये पूछा था, सबसे पहला ऑप्शन उसमें था कि इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, 105 106 करके एक ऑप्शन था उसके अंदर। दूसरा उसमें ये ऑप्शन था कि एआईआईबी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है। लार्जेस्ट शेयर होल्डर उसमें शायद उन्होंने यूएस लिख रखा था, लेकिन यूएस उसका आंसर नहीं था। ठीक है, एक और ऑप्शन था। तो एआईआईबी अगेन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि इंडिया को सबसे ज्यादा लोन मिला है, चाइना इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर, चाइना इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट। तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, याद रखेंगे, इंडिया फर्स्ट नहीं है। द यूएस एंड जापान आर नॉट अमंग इट्स 104 मेंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आपको इसी में फंसा देगा। तो यूएस, हमें लगता है कि यूएस तो सारे मेंबर ग्रुप का पार्ट है, तो यूएस और जापान एआईआईबी का पार्ट नहीं है। 2 ये मेंबर हैं जो एआईआईबी का पार्ट नहीं है। टोटल 104 कंट्री इसके अंदर हैं। ठीक है, और इंडिया को बहुत सारा लोन मिलता रहता है वर्ल्ड बैंक और एडीबी, एआईआईबी, इन सारी बैंक से। तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य था वो ये 3 चीज बताने का था। एक तो 3 साल के लिए इनको वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिया गया है, 104 मेंबर टोटल है। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, फर्स्ट लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है वो चाइना, और यूएस और जापान एआईआईबी के मेंबर नहीं है। ये बीजिंग बेस्ड मल्टीलेटरल बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। प्लीज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। नॉर्थ कोरिया टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल। तो नॉर्थ कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर ली है। ये हाइपरसोनिक जो है न्यू टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक का मतलब है कि स्पीड की साउंड, जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे 5 गुना ज्यादा। इसका मैक नंबर होता है स्पीड ऑफ साउंड, तो 5 से 10 के बीच में होता है हाइपरसोनिक का। भी इंडिया भी इस पर लगा हुआ है, लेकिन अभी तक इंडिया बना नहीं पाया। हाइपरसोनिक का मतलब क्या है, कम से कम 700 किलोमीटर अवे प्रिसाइजली हिट कर सकता है। तो नॉर्थ कोरिया ने इसका टेस्ट भी कर लिया। ठीक है, बस इतना याद रखना है। रिसेंटली वो पूछ लेंगे किसने टेस्ट कराया, तो नॉर्थ कोरिया ने कराया, बस इससे ज्यादा नहीं। इसका मैक नंबर 5 होता है। मैक नंबर 5 का मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना तेज भागेगी ये मिसाइल। ठीक है, ये मैरिटल रेप नॉट रेप टिल हस्बैंड प्रोटेक्टेड, ये अपने काम का नहीं है। अपने काम का क्या है, एक वर्ड इसमें यूज हुआ था एमिकस क्यूरी। ये क्या यूज होता है, ये बहुत अच्छा वर्ड है एमिकस क्यूरी। कभी कभी वो ऐसे वर्ड पूछ लेता है, ये फ्रेंच वर्ड्स हैं सारे। ये जो रिलेटेड वर्ड है पॉलिटिकल रिलेटेड है। तो एमिकस क्यूरी क्या चीज है, एमिकस क्यूरी से बोल सकते हैं फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट, इसका इंग्लिश में मतलब होता है फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट। ये एमिकस क्यूरी क्या होता है, एक ऐसे इंसान होते हैं जो कोर्ट को सलाह देते हैं, कोर्ट के फ्रेंड होते हैं। कोई बंदा हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कोर्ट को सलाह देती है किसी पर्टिकुलर केस के बारे में, किसी पर्टिकुलर केस, कोई पर्टिकुलर एक्ट है उसके बारे में सलाह देते हैं कोर्ट को। और इनका मतलब उस केस से कोई रिलेशन नहीं होता, इस केस के बंदे ही नहीं होते। मान के चलो कोर्ट क्या चाह रहा है, कल कोई एनवायरमेंट पे फैसला देना है, तो कोर्ट कहेगा किसी बंदे को बोल देगा जो ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरमेंट में अच्छा होगा कि आप हमें सजेशन दीजिए। तो फ्रेंड होते हैं कोर्ट के। एमिकस क्यूरी एक वर्ड है, आप इसका यूज कर सकते हैं भरपूर। जहां पे भी आपको दिखाना है कि कोर्ट की मदद की गई है किसी के द्वारा, तो आप उधर एमिकस क्यूरी का वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। न्यूज़ जितनी भी थी मैंने सारी कवर करने की कोशिश की है। आज का जो मैंने सवाल पूछा है वो ये पूछा, पेरियार रिवर, एक तो पहले इंपॉर्टेंट कि पेरियार रिवर का जो किस हिल से निकलती है वो मैंने पूछा है। दूसरा मैंने पूछा है कि जीएसटी काउंसिल जो है वो किस आर्टिकल में डिफाइन है, किस आर्टिकल, आर्टिकल संख्या बतानी है। ठीक है, ये 2 सवाल हैं जो पूछे गए हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, शिवम_त्यागी_ST। आपको कोई भी डाउट है सीधे मुझे डीएम करिए, मैं सीधे आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और आप फॉलो कर लीजिए प्लीज स्टडी फंडा को टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, स्पेशली इंस्टाग्राम पे इसलिए ताकि आपको इन्फोग्राफिक, वहां हम बहुत सारे इन्फोग्राफिक डालते हैं तो वो आपको मिलते रहे, और टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन या नोट्स वोट्स जो हम डालते हैं वो आपको मिलती रहे। ठीक है, और यार फॉलो कर लो, पसंद आ रहा है तो लाइक कर लो, नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पसंद नहीं आया बिल्कुल डिसलाइक करना चाहिए, मैं भी डिसलाइक करता हूं, मेरे को नहीं पसंद आता। तो पसंद आ रहा तो एक छोटा सा लाइक दे दीजिए, आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, आपके आपसे और मेरा डिस्कशन किसके मीडियम क्या है, हम लोगों का बीच का जो मीडियम है वो है लाइक, लाइक भी नहीं है जितना कमेंट है, कि आपको जो भी समस्या आप सीधे कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर रिप्लाई दूंगा। तो आपको कोई भी दिक्कत है भले मुझे डीएम करिए, कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पढ़िए जरूर। ठीक है, तो आई होप यू लाइक। साइनिंग ऑफ टुडे, टेक केयर, बाय बाय।